आज हम लोग काइनेमेटिक्स में टाइप्स ऑफ मोशन गति के प्रकार, कितनी प्रकार की गतियां हो सकती है। तो वस्तु की गति को अलग अलग आधारों पे बांटा जाता है, विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है आपका कि विमीय आधार। विमीय मतलब डायरेक्शन के आधार पर, ऑन डायमेंशनल बेसिस। पहला है एक विमीय वन डायमेंशनल मोशन। क्या मतलब इसका है? यदि कण एक सरल रेखा की दिशा में गति करता है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति, यूनिडायरेक्शनल मोशन। जैसे चींटी रस्सी पर चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। चाहे किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक ऊपर के डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में जाता है, या नीचे की ओर गिरता जब है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिडायरेक्शनल मोशन। दूसरा है द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। इस गति में कण एक तल में गति करता है। जैसे चींटी अब आपके रूम के फर्श पे चल रही है, तो फर्श पर चल रही है, उस समय जो उसकी गति होगी पृथ्वी, वो क्या होगी आपकी? टू डायमेंशनल मोशन। मैदान में फुटबॉल खेलता खिलाड़ी की गति, कोई वस्तु को हम फेंकते हैं उसको प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, ये सब आपका टू डायमेंशनल है। तीसरा है आपका थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है? जैसे कोई वस्तु उड़ रहा है, पतंग की गति, वायुयान की गति, इसमें तीनों दिशाओं में उसकी गति होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि डायमेंशन के आधार पे तीन तरह की गति हो सकती है: वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। जैसे आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि आप घर के एक कोना में, घर के किसी कोना में एक चींटी है, उड़ने वाली चींटी है, चल भी सकती है, उड़ भी सकती है। तो लंबाई वाला जो दीवार है वो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, चौड़ाई वाला दीवार है वो वाई डायरेक्शन है, और ऊंचाई वाला दीवार जो है वो जेड डायरेक्शन है। चींटी अगर सीधा ऊपर उस कोना में दीवार पर चढ़ती है, ऊपर जा रही है छत की ओर, या लंबाई वाला जो दीवार है उसके साइड में सीधे जा रही है दूसरे कोने की ओर, तो इसकी गति अभी क्या होगी? वन डायमेंशनल होगी। या तो वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है लंबाई वाले दीवार की साथ, या ऊपर जा रहा है जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ आपका? ये इसकी मोशन कैसी हुई? वन डायमेंशनल। अगर वो उस कोने से फर्श पे घूमने लगा तो एक साथ वो उसके एक्स दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है, वाई दूरी में भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कहेंगे, तब क्या कहेंगे कि उसकी गति टू डायमेंशनल है। और अगर उस कोने से वो सीधे उड़ने लगे, उड़ के पंखा पे जाके बैठ जाए, तो उसकी पोजीशन में चेंज क्या हुआ? उसके एक्स डायरेक्शन में भी चेंज हुआ, वाई डायरेक्शन में भी चेंज हुआ, जेड में भी ऊपर भी चला गया, तो उसकी गति जो होगी वो थ्री डायमेंशनल। अब दूसरा आधार क्या है इसको बांटने का, गति को बांटने का, कि गति की प्रकृति कैसी है। कण की गति की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, उसमें पहला कहलाता है आपका स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेशनल मोशन।
नाम ही है, देखिए स्थानांतरीय, स्थान में जब परिवर्तन हो। जब गति करता हुआ कण किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष, निर्देश फ्रेम पढ़े हैं पहले क्लास में, एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर स्थानांतरित होती है, तब कण की गति स्थानांतरीय गति होती है। जैसे आप अपने घर से चले स्कूल पहुंचे तो आपकी गति क्या हुई? स्थानांतरीय गति हुई। उदाहरण है जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति, निश्चित ऊंचाई से गिर रही वस्तु की गति, ये सब क्या है? स्थानांतरीय गति। स्थान में परिवर्तन हुआ जिसके कारण उसकी स्थिति बदल गई तो स्थानांतरीय गति कहलाई। दूसरा है आपका घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। जब भी कोई पिंड, अब जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे कहते हैं, जब भी कोई पिंड, कोई वस्तु, कोई कण किसी स्थिर अक्ष के परितः, घूर्णन गति को बाद में हमें डिटेल में पढ़ना है, परितः घूर्णन करता है तब पिंड की गति घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जो पंखे की गति, पंखा का जो दीवार में लगा रहता है वो नहीं घूमता है, केवल उसके जो ब्लेड्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो जो दीवार जिस रॉड के सहारे है वो क्या है? अक्ष है आपका, और उसके चारों तरफ वो पिंड घूम रहा है। कुम्हार के चाक की गति, दरवाजा का, खिड़की का जो पल्ला है वो देखिए चौखट के परितः घूमता है जब आप घुमाते, खोलते हैं या बंद करते हैं तो ये क्या कहलाता है? घूर्णन गति। तीसरा है आपका दोलन या कंपन गति, दोलन या कंपन गति, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति मतलब जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अपनी गति को निश्चित समय अंतराल में दोहराता है। जैसे यहाँ ये माध्य स्थिति है, यहाँ से इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, ये माध्य स्थिति, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो इस तरह की स्थिति को क्या कहते हैं? माध्य, वो दोलन गति कहते हैं। चाहे कोई भी चीज़ कंपन करता है तो कंपन करते देखते हैं, बाएं जाता है, दाएं जाता है, बाएं जाता है, दाएं जाता है। तो इस तरह की गति को हम लोग क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति। अब कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें समझना है, सीखना है, जो आगे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट? कि सरल रेखा में, कोई भी सरल रेखा में सबसे सिंपल आपका गति जो होता है सरल रेखा में होता है। सरल रेखा में गतिशील कण प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करता है, मतलब प्रत्येक क्षण में एक निश्चित पोजीशन होता है, जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? एक्स से व्यक्त करते हैं। जिसको जो मन वाई से भी व्यक्त कर सकते हैं, जेड से भी व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स से व्यक्त कर रहे हैं। और पोजीशन जो क्या है? समय के साथ बदलेगा, मतलब एक्स जो है वो टी पर निर्भर करता है। किसी कण की सरल रेखीय गति के लिए भिन्न भिन्न समयों पर कण की स्थिति का मापन आवश्यक होता है। अगर सरल रेखीय गति का अध्ययन कर रहे हैं तो पहले सेकंड में कहाँ है, दूसरे सेकंड में कहाँ है, तीसरे सेकंड में कहाँ है, इस पोजीशन को मापना पड़ेगा, तभी तो उसके गति के बारे में पता चलेगा। कैसे इसको मापते हैं हम लोग? ग्राफ की सहायता से। तो स्थिति और समय के मापन के लिए तीन बातें आवश्यक है। पहला मूल बिंदु, ओरिजिन, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा मात्रा। क्या करते हैं हम लोग? ये ग्राफ, तो ग्राफ आप लोग जानते ही होंगे। ग्राफ ये है, देखिए, ये और ये। इस अक्ष पर
इस अक्ष पर हम लोगों ने समय को लिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और वो हम पे डिपेंड करता है कि मात्रक क्या लिए हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी ले सकते हैं, मिनट में भी ले सकते हैं। तो टी का मात्रक क्या है? सेकेंड, मिनट, आवर। समय निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं होता। इधर समय निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, समय हमेशा आगे बढ़ता है। इस अक्ष पर हम लोग क्या लेते हैं? पोजीशन x लेते हैं, जो पोजीशन को व्यक्त करता है। +1, +2, +3, +4, +5। मात्रक हम लोग मान लेते हैं, किस में लिए हैं? सेंटीमीटर में लिए हैं, कि मीटर में लिए हैं, कि किलोमीटर में लिए हैं, वो हम पे डिपेंड करेगा। और ओ क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब जहाँ पे x का मान भी 0 है, t का मान भी 0। तो जहाँ t 0 होता है उसको प्रारंभ कहते हैं, मतलब कोई वस्तु गति प्रारंभ करती है, मतलब t उस समय कितना है? 0 है। और डिफरेंटली उस समय x भी 0 होगा, पोजीशन भी 0 होगा। x का मान निगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कोई प्रारंभ किया, पूर्व की ओर चलने लगा, तो वो अगर पॉजिटिव है, तो अगर पश्चिम की ओर चलने लगेगा तो उसको निगेटिव लेंगे। तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह ग्राफ के द्वारा हम लोग पोजीशन x और t ड्रॉ करके वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। याद रखना है, t हमेशा जो होगा, समय का मान निगेटिव नहीं होता। एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है कि स्थिति अक्ष पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा समय t अक्ष पर दो बिंदुओं के बीच का समय अंतराल मूल बिंदु के चयन पर निर्भर नहीं करता है। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी, या दो समय के जो समय अंतराल होगा, वो मूल बिंदु कहाँ पर लिए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मूल बिंदु हम अपने मन से लेते हैं। जैसे अगर आप अपने घर को मूल बिंदु लीजिए, तो आपका स्कूल मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो मूल बिंदु, पहला बिंदु हुआ आपका घर, और अंतिम बिंदु क्या हुआ? आपका स्कूल। 5 किलोमीटर है, समय लगा कितना? आधा घंटा। अगर मूल बिंदु आपके घर के अलावे किसी दूसरे जगह को भी ले लिया जाए, वहाँ से आपके घर को घर की पोजीशन को मेजर किया जाए, और उसी मूल बिंदु से स्कूल के पोजीशन को मेजर किया जाए, तो उस समय भी आपके घर से स्कूल की जो डिस्टेंस होगा वो 5 किलोमीटर ही हो, और समय जो होगा, समय अंतराल जो होगा वो आधा घंटा ही होगा। कहने का मतलब कि मूल बिंदु जो है वो आर्बिट्रेरी है, हमने उसको चूज किया है। इसलिए वस्तु का, कण का पोजीशन, दो पोजीशन के बीच की दूरी, डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को तय करने में जितना समय अंतराल लगा है वो मूल बिंदु पर निर्भर नहीं करता है। इसी के आधार पे अब हम लोग आगे दूरी और विस्थापन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत अगर समझने में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखिए, अपने प्रॉब्लम को लिखिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।